बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर क्या है और मैं हूं आपकी मेज़बान फरजाना सिद्दीक। आज प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम बात करेंगे हायर एजुकेशन कमीशन गवर्नेंस के मसाइल के बारे में। तो ज़राए के मुताबिक HEC के अंदर इख्तियारात की रस्साकशी से अहम मामलात पसे पुश्त डालने लगे हैं। खबर की तफसीलात बताने के लिए हमें ज्वाइन करेंगे नुमाइंदा ख़ुसूसी इस्लामाबाद रियाजुल हक, जबकि प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम आपको बताएंगे कि मुल्तान के पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी का शोबा इंजीनियरिंग भी मुबैना तौर पर करप्शन का गढ़ बन गया है और मुतअद्दिद तरक्याती कामों के दौरान ठेकेदारों को नवाजने के लिए हुकूमती कवानीन को मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज करने का इंकशाफ भी हुआ है। मजीद क्या इंकशाफात सामने आए हैं, बताने के लिए हमें ज्वाइन करेंगे नुमाइंदा मुल्तान ज़हीर अब्बास। और प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हम रुख करेंगे पेशावर का, जहां पर सेहत की इमरजेंसी की बदतरीन सूरत हाल है। 6 साल कबल दहशतगर्दी और दीगर वाक़यात में मरने वाले अफराद के लिए सर्द खाना कायम किया गया, लेकिन बदकिस्मती से वो अब तक फ़ाल नहीं हो सका है। खबर की मज़ीद तफसीलात बताने के लिए हमें ज्वाइन करेंगे वाजिद शहजाद। तो नाजरीन, चलते हैं आज की पहली खबर की जानिब। आपको बताएं कि हायर एजुकेशन कमीशन गवर्नेंस के मसाइल का शिकार है और ज़राए के मुताबिक HEC के अंदर इख्तियारात की रस्साकशी से अहम मामलात भी जो हैं वो पसे पुश्त डलने लगे हैं और HEC में क्वालिटी इंश्योरेंस, डिग्रियों की तस्दीक, स्कॉलरशिप्स के मामलात अब मुश्किलात का शिकार हैं, जबकि HEC के अंदर ग्रोहबंदी से इदारे की साख भी मुतासिर होने लगी है। मजीद इस खबर के बारे में बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है नुमाइंदा ख़ुसूसी इस्लामाबाद रियाजुल हक ने। तो रियाज, सबसे पहले तो हमें ये बताइए ना कि HEC जैसे अहम इदारे में इख्तियारात की जंग और ग्रोहबंदी जो चल रही है उसके हवाले से किसको इल्म है और अब तक इसमें क्या कार्रवाई की गई है? जी बहुत शुक्रिया फरजाना। ये तकरीबन पिछले कुछ 1.5 से 2 सालों के दौरान वैसे तो कई सालों से एक बहरान ये चल रहा था, लेकिन पिछले 2 सालों से एक जो टसल थी इख्तियारात की और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और HEC के जो चेयरमैन उनके दरमियान, उस के दायरा एक बहुत सी चीज़ों पे कॉन्फ्लिक्ट आया। बातें जो है वो वज़ीर-ए-आज़म हाउस की तरफ चली गई, फिर उन चीज़ों पे इंक्वायरी हुई, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को हटा दिया गया और वो अदालत में चले गए। अब वो रिस्टोर हो चुके हैं, लेकिन उसके ख़िलाफ़ जो है वो हुकूमत दोबारा उनके जो है वो रिव्यू पिटिशन में किस्म की जो है वो जा चुके हैं उनके इसके रिस्टोरेशन के फ़ैसले के ख़िलाफ़। तो इस सारी लड़ाई और इस सारी कशमकश में पिछले 1.5-2 साल में एक अजीब सी ग्रोहबंदी का शिकार हो गया है हायर एजुकेशन कमीशन, जिसका जो बजट है, हम इससे पहले प्रोग्राम भी जो है वो कर चुके हैं कि HEC या एजुकेशन कमीशन का जो बजट है वो कम होता जा रहा है। ख़ास तौर से हमने देखा कि अभी जो पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम या PSDP जिसे कहा जाता है, तरक्याती प्रोग्राम जिसे कहते हैं, उसकी जो रकम थी वो 50 से 55 से कम होकर तकरीबन 35 या 30 तक आ चुकी है। अच्छा। तो अब ज़ाहिर जो एलोकेशन होती हैं उस तरह की रिलीजेस नहीं होती, तो अगर 35 का कमिट किया गया तो वो आराम से शायद 27-28 मुश्किल से 30 तक जो है उसको रिलीज़ किया जाएगा। 30 अरब जो है वो रुपए रिलीज़ किए जाएंगे मुल्क भर की जो तकरीबन 100 से ज़ायद सरकारी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें तरक्याती काम उन चीज़ों के लिए। तो जब आपसी जब लड़ाई यहाँ तक पहुँची तो HEC के अंदर जो हमारा आज का मौजू भी है उसके अंदर जो गवर्नेंस के मसाइल हैं वो शिद्दत इख्तियार कर गए। इसके साथ साथ चूँकि HEC सिर्फ इस्लामाबाद का इदारा तो नहीं है, ये मुल्क भर के अंदर मॉनिटरिंग और एवेल्यूएशन का काम करता है। ये मुल्क के अंदर जो हायर एजुकेशन है, आला तालीम जिसे कहते हैं, उसके अंदर स्टैंडर्ड्स को देखना, उसके अंदर जो क्वालिटी है और मॉनिटरिंग है, उन चीज़ों को देखना है ताकि एक आलमी मयार की जो यूनिवर्सिटियाँ हैं पाकिस्तान के अंदर रन करें। लेकिन पिछले कुछ अरसे में बदकिस्मती से ये हुआ तो इसका तो मतलब ये है ना कि फिर ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि गवर्नेंस की कमजोरी के बायस क्वालिटी इंश्योरेंस, डिग्री तस्दीक और जो स्कॉलरशिप्स के अमल में रुकावटें पैदा हो रही हैं और ये सारी उस अमल की कमजोरी की वजह से हैं। जी जाहिर है, जब टॉप लीडरशिप आपस में एक दूसरे की जब टांग खींचने पे लगे होंगे और जब एक दूसरे को गिराने पे लगे होंगे तो फिर वो ग्रोहबंदी हो जाती है। एक के साथ 3-4 अफराद हैं, दूसरे के साथ 3-4 अफराद हैं, एक अजीब किस्म की जो है वो रोज़ाना फाइटिंग हो रही है। तो उसका नुकसान ये होता है कि इदारे के अंदर तो डिस्टर्बेंस हुई है, लेकिन जो बाहर जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उन्होंने भी अब HEC को संजीदा लेना जो है वो छोड़ दिया है। अच्छा। अब पहले हम बात करेंगे HEC के अंदर जो है वो क्या क्या
मसाइल हुए। HEC के अंदर जो जो 4-5 बड़ी चीज़ें हैं पिछले कुछ अर्से में जो चैलेंजेस आए हैं वो ये आए हैं, जो क्वालिटी एश्योरेंस है, यानी जो जिसे क्वालिटी एश्योरेंस का मतलब है कि मुल्क की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उसके अंदर जो क्वालिटी एश्योर करनी होती है वो जो है वो उस तरह बेहतर नहीं की जा सकी, क्योंकि उसके अंदर जो है वो आए साल डेढ़ के अंदर अंदर लोगों को चेंज किया जा रहा है, DGs को चेंज किया जा रहा है। फिर जो उस क्वालिटी एश्योरेंस के जो पूरा सेक्शन है, जो एक किस्म का डिपार्टमेंट है, उसका जो काम होता है यूनिवर्सिटीज़ के जाके जो है वो विजिट करना, क्वालिटी को देखना, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो MPhil और PhD प्रोग्राम हो रहे हैं वो क्या उन क्वालिटीज़ बेसिक स्टैंडर्ड्स को मीट कर रहे हैं जो HEC ने सेट किए थे। मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ जो है वो नहीं उसको फॉलो कर रही। इसकी एक और ख़तरनाक बात यह है कि हाल ही में जो कमीशन, जो HEC का कमीशन है, जो बोर्ड गवर्नर्स कह लें या गवर्निंग बॉडी जिसे कहते हैं, उसकी जो है वो मीटिंग हुई और उसके अंदर जो है 7,682 जो डिग्रीज़ हैं वो चंद यूनिवर्सिटीज़ की, जो प्राइवेट सेक्टर की यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनको जो है वो वन टाइम जो है वो अटेस्टेशन जो है उनकी अप्रूवल देने की मंजूरी दी गई। अब ये 7,000 से जो ज़ायद डिग्रीज़ हैं उनकी वजह क्या है कि उन यूनिवर्सिटीज़ या उन यूनिवर्सिटीज़ के कैंपसेस से ये बच्चे पढ़े हैं जिनको HEC ने रिकग्नाइज नहीं किया हुआ था, लेकिन HEC ने सिवाय कागजी कार्रवाई के, सिवाय अलर्ट जारी करने के और कुछ नहीं किया कि जी हमारी वेबसाइट पे ये नाम मौजूद है, आप यहाँ पे कुछ ना करें। ये भी तो देखा है ना कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जो थे उनके खिलाफ हुकूमत ने अदालत से रुजू किया था, तो क्या ये मामला महज कानूनी है या फिर इसके पीछे सियासी या कोई इंतजामी चपकलिश भी चल रही है? जी, इसमें जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर क़य्यूम वाला मामला है जो रिस्टोर होके आ चुके हैं और इस वक्त सीट पे मौजूद हैं, लेकिन उनके खिलाफ जैसे मैंने कहा कि हुकूमत दोबारा भी जा चुकी है रिव्यू में भी, लेकिन उनकी जो सारी टसल थी ज़ाहिर है वो जो बॉस थे, जो चेयरमैन थे, हालांकि जो प्रिंसिपल अकाउंटिंग ऑफिसर हैं वो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होते हैं, लेकिन कहा जाता है कि एक जो अहम वफाकी वज़ीर हैं वो चेयरमैन के साथ थे और वो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को पसंद नहीं करते थे और बहुत सी मामलात पे इनकी जो है वो खटपट भी होती रही। यहाँ पे आने से पहले एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की उन जो सीनियर वज़ीर हैं उनके साथ भी काफ़ी जो है वो खटपट रही। तो ये एक जो है वो मुमकिन तौर पे ये भी कहा जा रहा है कि उन वज़ीर के कहने पे उनको जो है वो लैपटॉप के जो मामला था उसमें उनको उस इंक्वायरी में डाला गया। बहरहाल वो एक इंक्वायरी थी कि जनाब लैपटॉप जो प्राइम मिनिस्टर प्रोग्राम है लैपटॉप वाला यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, उसमें जो है डिले का मामला आया, उसमें इंक्वायरी भी हुई और सारे मामला हुए। तो बहरहाल अब उसका अगेन जैसे मैं कह रहा हूँ कि एक पॉलिटिक्स है जिसमें जैसे एक वज़ीर का नाम आ रहा है, कुछ लोग दूसरे वज़ीर का भी नाम ले रहे हैं और जो है वो यहाँ से जो है वो बैक बाइटिंग और चीज़ें चलती रहीं और चुगलियाँ चलती रहीं। उसका नुकसान ये हुआ कि यहाँ के अंदर जैसे मैंने कहा कि गलत खबरें जो है वो चीज़ों को आउट ऑफ प्रोपोर्शन ब्लो किया गया, तो बहुत ज़्यादा इंटरनली नुकसान हुआ इदारे के अंदर। जो अच्छे और सीनियर जो ऑफिसर्स हैं वो एक किस्म के साइडलाइन हो गए और जो चमचागिर किस्म के जो कासा लेस थे वो जनाब यहाँ पे आए और उन्होंने जो है वो घेरे में ले लिया अफसरान को। तो उसका नुकसान ये हुआ कि इदारे के अंदर जो गवर्नेंस थी, से इनकार कर देंगे तो फिर इस इदारे की इफादियत क्या बाकी रह जाएगी? जी बिल्कुल, ये बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है। अभी तकरीबन कोई एक हफ़्ता पहले या 5-6 दिन पहले की बात है कि ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान ने खैबर पख्तूनख्वा का जो पूरी एक सूबे की जो ऑडिट रिपोर्ट होती है वो जारी की है और उसमें मुख्तलिफ सेक्शन में जब आप जाते हैं, ख़ास तौर से मतलब हम इस वक्त एजुकेशन की बात कर रहे हैं, एजुकेशन की, तो उसमें उन्होंने जिक्र किया कि HEC के जो है वो जो ऑर्डर्स हैं उसके बरखिलाफ़ यूनिवर्सिटी ने जो है वो ये काम किया, मेडिकल अलाउंस दिया। एक एबटाबाद की एक यूनिवर्सिटी है, फिर एक बड़ी पेशावर की यूनिवर्सिटी है, बल्कि मैं नाम भी ले लेता हूँ, यूनिवर्सिटी ऑफ पेशावर बड़ी तारीखी और बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में शुमार होती है। उन्होंने जो है वो अलाउंसेस जो है वो दिए, तो वो परवाह नहीं करते कि HEC का नोटिफिकेशन है। तो क्या हुआ, ये आज से शायद 4 या 5 साल पहले, इवन 3 साल पहले तक इस किस्म का कोई इक़दाम नहीं होता था। बड़ा डर होता था कि जनाब HEC का ये ऑर्डर है, हम इसके खिलाफ नहीं जा सकते। और इसी तरह सिंध में भी हो रहा है और यही पंजाब में भी हो रहा है कि पंजाब का हाई एजुकेशन डिपार्टमेंट है और इसी तरह जो सिंध का है, KP वालों ने नहीं बनाया, लेकिन उसके बावजूद अब KP वाले ये समझते हैं, यूनिवर्सिटीज़ ये समझती हैं कि HEC के अंदर अपनी इतनी लड़ाइयाँ हैं, हमें क्या ज़रूरत है, हम HEC को सिर्फ अपना काम करते रहेंगे। हम इस साल का हिसाब लगाएं तो 19 लाख तलबा ने दाखिला लिया है।
अगर गुज़िश्ता साल का हिसाब लगाएं तो गुज़िश्ता साल से ये 13% कम है, तो क्या हम इसको HEC की नाकामी कहेंगे या फिर कोई और मामला है, कोई और वजह है इसकी? इसमें कई फैक्टर्स हैं और यकीनन उसमें HEC को भी मुर्द इल्ज़ाम ठहराया जा सकता है कि 13% अगर बच्चे कम दाखिला ले रहे हैं यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, और ये वो फिगर है जो इकोनॉमिक सर्वे के अंदर आया था, और उन्होंने और HEC ने उनको ये बताया कि जनाब अभी जो ये साल इस वक्त चल रहा है, एडमिशन्स अभी चल भी रहे हैं, कुछ जगहों पे हो रहे हैं, कुछ जगहों पे हो चुके हैं, तो उसमें जनाब फिगर्स हमारे पास बहुत अच्छा आ जाएगा। लेकिन अभी रिपोर्ट्स ये आ रही हैं कि इस्लामाबाद की जो चंद बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं, इसी तरह पंजाब के अंदर जो बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं, यूनिवर्सिटी के अंदर ये पहली बार हिस्ट्री में हो रहा है कि मुसलसल दूसरा साल है कि यूनिवर्सिटीज़ हायर एजुकेशन के लिए जो बच्चे हैं वो वहाँ पे अप्रोच नहीं कर रहे। अब इसमें इन्फ्लेशन का फैक्टर होगा, मुल्क के अंदर यूनिवर्सिटियां जो हैं वो अपनी सीटें तक पूर्ण नहीं कर पा रही हैं कि उनको ही फिल कर लिया जाए, जितनी उन्होंने वहाँ पर रेकमेंड की हुई हैं कि इतनी सीटें हमारे पास हैं, वो तो उतनी सीटों को ही जो है वो फिलअप नहीं कर पा रही है। तो इस हवाले से हुकूमत को अगर हम देखें तो आला तालीम के लिए हुकूमत क्या इक़दाम कर रही है? देखें, हुकूमत इक़दाम तो फ़िलहाल यही कर रही है। अगर इस हुकूमत की बात की जाए तो हमने देखा कि जो हायर एजुकेशन का जो डेवलपमेंट बजट है, जिसे हम PSDP कहते हैं, उस पर मैंने शुरू में बात की कि उस पर कट लग चुका है। इसके अलावा एक एनुअल 5 ईयर्स रिपोर्ट शाया होती है जिसके अंदर बताया जाता है कि अगले 5 सालों में ये इदारा कहाँ होगा। तो HEC ने जो रिपोर्ट जमा कराई उस रिपोर्ट के अंदर अगले 5 सालों में HEC का बजट अच्छा खासा 30 से 40% कम हो जाएगा। और अगेन अब ये एक बड़ी बदकिस्मती है क्योंकि उस ट्रेंड को वो फॉलो कर रहे हैं। अब जो यूनिवर्सिटीज़ के अंदर भी एक प्रॉब्लम है वो यही है, उसमें शायद HEC का मैं कसूर दूंगा, वही फिर लड़ाई की बात आ जाती है कि यहाँ से जब चीज़ें सही नहीं होंगी तो यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो है वो अपना वो फ़ी पे रिलाई करते हैं और वो गवर्नमेंट के या सूबे जो पैसे देते हैं उनको वो बने बनाए तैयार पैसे आते हैं। यूनिवर्सिटीज़ के अंदर इंडोमेंट फ़ंड होते हैं, एलुमनाई फ़ंड होते हैं, और इसके अलावा बहुत से जो है वो चीज़ें जो टेक्नोलॉजी वगैरह से और दूसरी जो चीज़ें होती हैं उससे पैसे जनरेट करते हैं। लेकिन मसला ये है कॉपीराइट वगैरह क्लेम्स होते हैं, दूसरी चीज़ें होती हैं जिस पे एक पेटेंट्स वगैरह होते हैं, उसको लेकर पैसे जनरेट किए जाते हैं, यूनिवर्सिटीज़ अपना जो है नाम बनाती हैं। फिर एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जिसे कहते हैं उसको लेके किया जाता है। जो एकेडेमिया इंडस्ट्री जो के लिए जो एक इदारा है HEC के अंदर जिसको ऑरिक कहते हैं, ऑफिस ऑफ रिसर्च इनोवेशन एंड कमर्शलाइजेशन, जो था उसका ये काम था यूनिवर्सिटीज़ के अंदर कमर्शलाइजेशन को मुतारिफ करवाना। लेकिन वो चंद यूनिवर्सिटीज़ के अलावा बिल्कुल कहीं पे कुछ ज़्यादा नहीं हो रहा। जैसे मैंने कहा कि बस वो पूरी दुनिया में होता है, बड़े बड़े जो ब्रांड्स होते हैं वो यूनिवर्सिटी से पूरे बैच उठा लेते हैं, यूनिवर्सिटी से जनाब यूनिवर्सिटी के कैंपस में आते हैं, जॉब फेयर होता है और वहाँ से बच्चे उठा के ले जाते हैं। तो हमारे यहाँ ये होता है कि डिग्री के बाद भी कई साल तक बच्चे रोल रहे होते हैं। उसकी अगेन बुनियादी वजह यही है कि जो मेन रोल अदा करना चाहिए था HEC को, उसने तो वो अदा नहीं किया। लेकिन यूनिवर्सिटीज़ भी बिल्कुल जो है वो पकी पकाई देगों के लिए तैयार बैठे हुए हैं, उन्हें इससे कोई गर्ज नहीं है कि हमने नया क्या करना है। वाइस चांसलर इस्लामाबाद में रियाज, हमें जो नए चेयरमैन के इंतखाब का जो मामला है जरा उस हवाले से भी अपडेट कर दें। जो नए चेयरमैन का मामला है उसके बारे में कहा जा रहा है कि तकरीबन उसमें कुछ 2 माह लग जाएंगे। अच्छा। और इसमें यानी अब तकरीबन अभी इस हफ्ते या शायद अगले हफ्ते जो इश्तिहार है वो न सिर्फ पाकिस्तान में बैनुल अक़वामी जरीदों में भी वो इश्तिहार शाया किया जाएगा कि जो दुनिया में अपना जो लोहा मनवा चुका हो वो शख्स, उसको पाकिस्तान के लिए जो लाया जाएगा हाई एजुकेशन कमीशन को चेयर करने के लिए। अच्छा। तो बहुत बड़ी भारी भरकम शख्सियत को ज़ाहिर वो देखा जा रहा है। अब देखते हैं वो कौन आते हैं। चलें, वो तो देखा जा रहा है, लेकिन ये जो टाइम पीरियड चल रहा है रियाज, इस दौरान इदारा क्या ऑटो पायलट पर चल रहा है? किस तरह से चलाया जा रहा है इदारे को? फिर इस वक्त ये हो रहा है कि जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं वो तो बड़ी स्लिपरी स्लोप पे बैठे हुए हैं कि अच्छा। कभी भी जब अदालत से जो वो स्टे विकेट हो जाएगा तो उनकी जो एक किस्म की जो रिस्टोरेशन है वो अनडू हो जाएगी। इसके साथ साथ जो चेयरमैन का ओहदा है वो सेक्रेटरी जो एजुकेशन है, फेडरल एजुकेशन एंड प्रोफेशनल ट्रेनिंग, उनको जो है एक्टिंग तौर पर या एडिशनल जो है वो चार्ज दिया गया है। वो फिल वक्त आते हैं, कुछ घंटे यहाँ पर गुजारते हैं, काम करते हैं, वो डे टू डे अफेयर्स को ज़ाहिर है। लेकिन ये तकरीबन 2 से 2.5 महीने लगेंगे
एक मुकम्मल चेयरमैन को आने के लिए, लेकिन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का क्या होता है तो वो भी देखने वाला होगा। तो फिल वक्त अगर टेक्निकली देखा जाए दोनों ओहदे जो हैं वो इस वक्त खाली हैं इतने अहम मौके पे कि जब हमें हायर एजुकेशन, न सिर्फ हायर एजुकेशन कमीशन को बल्कि यूनिवर्सिटीज़ को इंतहाई संजीदगी से लेना चाहिए मामलात को। दुनिया में AI और पता नहीं क्या क्या आ चुका है, हम अभी तक बेसिक्स में लड़ाइयों में और आपस के गवर्नेंस के मसाइल से जब तक बाहर नहीं आएंगे, तो चाहे वो डिग्री अटेस्टेशन हो जाए, ऑरिक्स का मामला हो जाए, क्वालिटी एश्योरेंस हो जाए, एक्रेडिटेशन हो जाए, यूनिवर्सिटीज़ के साथ कोलैबोरेशन हो जाए, पूरी दुनिया में कोलैबोरेशंस होती हैं, वो नहीं हो पाएगी। इसकी असल वजह हम किसको करार देंगे रियाज? देखिए, एक फैक्टर तो नहीं हो सकता इसमें, हुकूमत का भी रोल है, इसके अंदर इदारे के जो बड़े लोग हैं, जो पढ़े लिखे, जो खुद को प्रोफेसर्स भी कहते हैं और वो पढ़ते आए हैं, और वहाँ पे कुछ डॉक्टर्स भी हैं, ये सारे लोग ये भी खुद शामिल हैं। इदारे के अंदर जो अफसरान शामिल हैं, 20 और 21 जो है वो ग्रेड के ओहदों पे शामिल है, वो भी इसमें शामिल हैं। फिर इसके साथ साथ जो यूनिवर्सिटीज़ के जो वाइस चांसलर्स हैं उनका बड़ा किरदार है। वाइस चांसलर जो है वो हाल ही में वाइस चांसलर कॉन्फ्रेंस हुई और इस्लामाबाद के एक बड़े होटल में जो है वो हज़ारों रुपए पर नाइट कमरे में उनको रखा गया, लेकिन उसका अगर आप एजेंडा देखें तो अफसोस होता है कि वाइस चांसलर्स कमेटी का ये एजेंडा था। बहुत ही सती और इंतहाई गैर ज़रूरी किस्म का जो है वो 2 दिन का इजलास हुआ जिसमें कुछ भी नहीं था। ऐसा लग रहा था शायद किसी की खुशनुदी के लिए था या किसी की पता नहीं किसी को नवाजने के लिए था, लेकिन अब ये हालात हैं यहाँ पे। पैसा जो है वो बहाया जा रहा है और टैक्स पेयर्स का पैसा है। ये ऐसा नहीं है कि उन्होंने प्राइवेट सेक्टर से जनरेट किया है या खुद से जनरेट किया है। तो इन चीज़ों को देखने की ज़रूरत है और मेरा ख्याल है जो एग्जिस्टिंग HEC के जो अफसरान हैं उनको अपना क़िबला दुरुस्त करना होगा इससे पहले कि फिर बहुत देर हो जाए। बेसिक सा सवाल है जो मैं आपसे करने चाह रही हूँ, क्योंकि आपने तो बड़ा डीपली इस मामले को देखा है। तो अगर हम HEC की बात करें तो क्या इसको एक आज़ाद खुद मुख्तार इदारा होना चाहिए या फिर इस इदारे को हुकूमत के ताबे होना चाहिए? क्या समझते हैं आप? नहीं, देखिए, इसको जब बनाया गया था और एम्पावर किया गया था तो इसको बनाया ही जो है वो एक इंडिपेंडेंट इदारे के तौर पे बनाया गया था, एटोनमस इदारा जिसे कहते हैं, खुद मुख्तार इदारा। तो उसके बाद ओवर द ईयर ये हुआ पिछले 3-4 सालों में कि हमने देखा कि जब थे यहाँ पे तो उनके ख़िलाफ़ जो है वो चीज़ें चल पड़ी, तो हुकूमत ने उनका टेन्योर कम कर दिया, 2 साल बाद उनकी छुट्टी हो गई। फिर इसके अलावा हमने देखा कि फिर उसके बाद डॉक्टर मुख्तार अहमद आए और फिर जो है वो उनको एक्सटेंशन भी दे दी गई और ये सारे मामलात। तो ये चीज़ें ऐसी हैं कि ये जो है वो बताती हैं कि सिचुएशन जो है को बहुत ज़्यादा जो है वो नहीं है। तो किसी एक उसको मुर्दे इल्ज़ाम ठहराना मेरा ख्याल है कि वो शायद वो मुमकिन ना हो, लेकिन इसमें कई फैक्टर्स हैं, कई जो है वो उसमें इन्वॉल्व हैं और मेरा ख्याल है कि अगर जब तक इन मामलात को हुकूमती सतह पे नहीं देखा जाता एक उसके तौर पे, तो ये एटोनमस इदारा हो और या कुछ भी हो जाए तो कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि ओवर द ईयर्स ये हुआ है कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने बहुत कंट्रोल हासिल कर लिया इस इदारे पे। अब इतना कंट्रोल हासिल कर लिया है कि जो भी चीज़ होती है वो मिनिस्ट्री से पूछी। अच्छा, एक बड़ा सीरियस मैटर है, मैं सिर्फ उसके ऊपर आपका शॉर्ट आंसर चाहिए क्योंकि उसके बाद हमने ब्रेक पे जाना है। मुझे रियाज सिर्फ ये बताएं कि ये जो तलबा के दाखिलों में कमी का रुझान चल रहा है, ये तालीमी निज़ाम की नाकामी की अलामत है या फिर हम इसको माशी हालात का नतीजा कहेंगे? देखिए, इसमें ज़ाहिर है ये आपके वाला कमेंट तो बहुत ज़्यादा बड़ा और सख्त हो जाएगा, लेकिन अगर हम देखें कि नाकामी ये होता है कि HEC जैसे इदारे का ये काम होता है फेवरेबल इन्वायरमेंट जो है वो मुहैया करें। इसके साथ साथ जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो प्रोविंसेस में भी अब HEDs वगैरह बन चुके हैं, ये उनका भी काम है कि एक साजगार माहौल फराहम किया जाए जहाँ पे जो पूरी दुनिया में ज़ाहिर है एजुकेशन एक लग्जरी होती है, लेकिन पाकिस्तान में एक अच्छा खासा रुझान है पिछले कुछ अरसे से बड़ा है, उसको मतलब अच्छी बात है ये हो रहा है, लेकिन जब तक कंटेंट ना हो, जब तक कोई चीज नहीं मिल रही, लोग यूनिवर्सिटीज की डिग्री लेके हाथ में फिर रहे हैं, तो उनको समझ आ गई है कि इसका तो कोई फायदा नहीं, लिहाजा ये है कि हम कहीं और इन्वेस्ट कर लेते हैं, मुल्क से बाहर चले जाते हैं। तो आपने यहाँ पे इसको इस काबिल बनाना है कि पूरी दुनिया में मैं घर बैठे अगर काम कर रहा हूँ, मैं पैसे बनाना चाह रहा हूँ, मैं कहीं जॉब करना चाह रहा हूँ, तो मेरी डिग्री की वर्थ हो, मैं कहीं अप्लाई करता हूँ तो मुझे डिक्लाइन ना करना पड़े, उनको डिक्लाइन ना करना पड़े मुझे। इंडिया से क्यों टेक्नोलॉजी में पूरी दुनिया में जो है वो लोग जाते हैं? क्योंकि वहाँ पे हमने देखे IIT जो है वो बने हुए हैं, मुंबई बने हुए हैं और इस तरह के बड़े बड़े शहरों में सारे 5 वहाँ पे बनाए हुए हैं। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही है। हमारे यहाँ ये माहौल बनाना पड़ेगा। इदारे को खुद मुख्तार होना चाहिए, थनाया भी गया था, लेकिन अब देखा जाए तो HEC खासा कमज़ोर होता जा रहा है। यहाँ पर हम आवाम के लिए चंद सवाल छोड़ रहे हैं, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ये बताइएगा कि क्या आप समझते हैं कि तालीम जैसे शोबे को सियासत और ताकत की लड़ाई से अलग होना चाहिए, और HEC जैसे इदारे की कमज़ोरी का असर आम शहरी पर कैसे पड़ सकता है? नाज़रीन, वापस आएंगे।
ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। अब हम बात करेंगे मुल्तान की, क्योंकि मुल्तान के पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी मुल्तान का शोबा इंजीनियरिंग जो है वो भी मुबैना तौर पर करप्शन का गढ़ बन गया है और मुतअद्दिद तरक्याती कामों के दौरान ठेकेदारों को नवाजने के लिए हुकूमती कवानीन को नज़रअंदाज करने का इंकशाफ भी हुआ है। इसके साथ साथ सरकारी दस्तावेजात के मुताबिक ठेकेदारों को नवाजने के लिए तरक्याती मंसूबों की मुकर्रर रेट से ज़ायद रेट्स पर मंजूरी दी गई है और पार्क्स की तज़ीनो आराइश, इलेक्ट्रिकल अशिया की फराहमी के कामों में करोड़ों के घपले भी किए गए हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा मुल्तान ज़बात से। ज़हीर, सबसे पहले तो बताएं हमें, क्या ये दुरुस्त है कि तरक्याती मंसूबों में ठेकेदारों को नवाजने के लिए मुकर्रर रेट से ज़्यादा अदायगियाँ की गई हैं? जी शुक्रिया फरजाना। अगर बात की जाए तरक्याती मनसूबों के जो मुकर्रर करदा रेट हैं उससे ज़ायद रेट्स की मंजूरी देकर ज़ायद अदायगियाँ करने की, तो ये सिर्फ PHA का मसला नहीं है। PHA शोबा इंजीनियरिंग ने जो ये हम खबर डिस्कस कर रहे हैं, इसमें मजमूई तौर पर जो शोबा इंजीनियरिंग है उसमें 6 करोड़ रुपए से ज़ायद की बेज़ाब्तियाँ सामने आई हैं। अगर बात की जाए पार्कों की तज़ीनो आराइश, बोगस अदायगियों की, तो उसमें तकरीबन ये 4 करोड़ से ज़ायद की जो है वो टीका जो है वो कौमी खजाने को लगाया गया है। अच्छा। इसी तरह अगर बात की जाए मुख्तलिफ जो अशिया की खरीदारी है उन पर जो है वो जायद रेट जो है वो लागू करके उसकी मंजूरी भी ली गई और ठेकेदारों को जायद अदायगियां भी कर दी गई। तो वो मुख्तलिफ यानी कि अशिया की खरीदारी थी जिसमें इलेक्ट्रिकल का सामान था। अब मिट्टी की भराई की अगर बात की जाए कि मिट्टी जो है वो साफ ज़ाहिर है पार्कों का काम है, तो पार्कों में जब तज़ीनो आराइश का काम होता है तो मिट्टी की जरूरत पड़ती है, ईंटों की जरूरत पड़ती है। तो जो मिट्टी की भराई थी उसमें जायद रेट्स देने से कौमी खजाने को मजमूई तौर पर 22 लाख का नुकसान पहुंचाया गया। ये सिर्फ साल 2024 माली साल 2024-25 की बात कर रहा हूं। अगर पिछले सालों में जाएं तो जब भी तरक्याती काम होते हैं पार्कों में तो उसमें सबसे ज्यादा जो बेज़ाब्तियां होती हैं वो मिट्टी की भराई में होती है, क्योंकि ये मिट्टी डंप होती रहती है, उसका कोई रिकॉर्ड जो है वो सामने आता नहीं है। तो वो एक तरह से सेफ तरीका है करप्शन करने का। तो PHA का शोबा इंजीनियरिंग जो है वो मिट्टी की भराई हो, चाहे उसके साथ साथ इलेक्ट्रिकल अशिया जो है उसकी खरीदारी हो, उसमें बड़े पैमाने पर मुबैना तौर पर खुर्द-बुर्द की जाती है। 4 करोड़ से जायद की बेज़ाब्तियों के हवाले से तो अगर वो इतनी ज्यादा बेज़ाब्तियां सामने आई हैं तो किसी ना किसी की निगरानी में तो हुई है ना ये बेज़ाब्तियां। तो आखिर कौन है इसका जिम्मेदार, किसकी निगरानी में की गई हैं ये? जी अगर बात की जाए जिम्मेदार की तो साफ ज़ाहिर है जिस तरह शोबा मार्केटिंग के हेड को जिम्मेदार करार देकर ओहदे से हटाया गया है, उनके खिलाफ प्रेफरेंस जो है वो भी एंटी करप्शन को जो है वो भेज दिया गया है। तो साफ ज़ाहिर इदारे का जो शोबे का जो सरबराह था उसको जिम्मेदार ठहराया गया है। तो अब शोबा इंजीनियरिंग की अगर बात की जाए तो जो शोबा इंजीनियरिंग के सरबराह हैं, जो डायरेक्टर हैं, साफ ज़ाहिर वही इन सारे कामों में मुलव्वस हैं। उनके नीचे जो SDOs हैं या सब इंजीनियर्स हैं, ये तमाम एक जो है वो जो हायरार्किकल सिस्टम है उसके तहत जो अफसरान काम कर रहे हैं वो सारे इसमें मुबैना तौर पर मुलव्वस हैं, क्योंकि अफसरान की मर्जी के बगैर कुछ भी नहीं हो सकता। टेंडर अलॉटमेंट से लेकर जो बिल मंजूरी तक का जो सारा अमल होता है वो सारा जो इनके अफसरान होते हैं उनकी ज़ेरे निगरानी होता है। तो जब आपने ठेकेदार को फायदा पहुंचाने का सोच लिया तो आप थ्रू आउट उसे फायदा पहुंचा रहे होते हैं। पहले टेंडर अलॉटमेंट के मामले में बेज़ाब्तियां करके आप फायदा पहुंचा रहे होते हैं, बाद में रेट्स जो हैं वो रिवाइज करके भी आप उनको फायदा पहुंचा रहे होते हैं। फर्ज करें एक चीज अगर 10,000 की है तो आप मार्केट रेट से ज्यादा जो है वो शो करेंगे, आप उस चीज का जो रेट है वो 15,000 रुपए लगाएंगे ताकि ठेकेदार को 5,000 का ज्यादा फायदा पहुंचाया जा सके। जब साफ ज़ाहिर आप मुनाफे की शरह 7.5% बढ़ा मौजूद था कि आप 12.5 की बजाय 20% जो है आप उसमें मुनाफा दें। जी यहाँ पे बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है कि होता क्या है कि जब टेंडर अलाट किया जाता है तो उसमें वाज़े तौर पर होता है कि ये चीज आपने हमें इस रेट पे जो है वो फराहम करनी है। ठीक है। अब बाद में किया क्या जाता है कि मार्केट में जो महंगाई है, महंगाई को जवाब बना लिया जाता है और रेट रिवाइज कर दिए जाते हैं। अच्छा। कवानीन के मुताबिक जब एक आपका कॉन्ट्रैक्ट हो गया है, ठेकेदार पर लाजमी है कि वो उसी रेट पे आपको वो अशिया फराहम करेगा, मगर ये रेट्स जो है वो रिवाइज करके वो ठेकेदार को फायदा पहुंचाते हैं, जिसका
जिसका सरासर नुकसान जो है वो कौमी खजाने को होता है। इलेक्ट्रिकल अशिया के अलावा जो दीगर, जिस तरह फर्ज करे कंक्रीट है, कंक्रीट के कामों में 22,746 रुपए क्यूसेक फिट की बजाय 29,158 रुपए के हिसाब से जो है वो अदायगियां की गई। इससे भी कौमी खजाने को क्या हुआ कि वो 10 लाख से जायद का जो है वो टीका लगाया गया। तो ये मुख्तलिफ तरह से करप्शन की जाती है, ठेकेदार को नवाजा जाता है, मुबैना तौर पर अपना कमीशन खरा किया जाता है, उससे जो कौमी खजाने को नुकसान होता है उसका अजाला नहीं हो पाता। अब ये एंटी करप्शन जो है वो भी इन तमाम तर मामलात की इंक्वायरी कर रहा है। 5 मुख्तलिफ इंक्वायरियां जो है वो एंटी करप्शन में जारी हैं। अब देखना ये है कि एंटी करप्शन किसको जिम्मेदार ठहराता है, जो ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान है वो भी इन संगीन बेज़ाब्तियों की निशानदही कर चुके हैं। तो जिम्मेदारान के खिलाफ क्या अमली इक़दाम किए गए हैं कुछ? ये अमली इकदाम की बात की जाए तो ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की जानब से जो माली बेज़ाब्तियों की निशानदेही की गई थी वो शोबा इंजीनियरिंग के साथ साथ शोबा मार्केटिंग के मामलात में भी की गई थी। जो रेट्स हम बता रहे थे कि हर साल जो है तशहरी बोर्ड का जो ठेका है वो 10% जायद पे होना था, मगर अफरान क्या करते थे वो 1 से 2% इजाफे के साथ वो जो है नीलामी जो है तशहरी बोर्ड की वो कर देते थे। उससे होता क्या था कि कौमी खजाने को जो मुनाफा होना था 2 से 3 करोड़ वो मुबैना तौर पर नुकसान में चला जाता था। साथ साथ शोबा मार्केटिंग के अफसरान की जानब से क्या किया जाता था कि अब पिछले साल की बात अगर आपको बताऊं तो 22 करोड़ रुपए में ठेका नीलाम हुआ। अब 22 करोड़ का ठेका था, 16 करोड़ रुपए मुबैना तौर पर ठेकेदार और जो अफसरान थे उनकी मुबैना मिली भगत से कौमी खजाने में जमा ही नहीं करवाए गए। कौमी खजाने में सिर्फ 6 करोड़ की रकम जो है वो जमा करवाई गई, जिससे कौमी खजाने को 16 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। जब महकमाना इंक्वायरी हुई तो उसमें सारे इल्जाम जो है वो साबित हुए, जिसके बाद रेफरेंस जो है वो एंटी करप्शन को जमा करवा दिया गया। एंटी करप्शन ने बाज़ाब्ता तौर पर इस पर भी इंक्वायरी शुरू कर दी है। अब शोबा मार्केटिंग के साथ साथ शोबा इंजीनियरिंग जो है उसमें भी बेज़ाब्तियां सामने आई हैं। तो अब उम्मीद यही की जा रही है कि एक नया रेफरेंस जो है वो दायर होगा और एंटी करप्शन इस मामले की भी अलग से इंक्वायरी करेगा। पहले जो इंक्वायरी जारी है वो 5 इंक्वायरियां एंटी करप्शन में ज़ेरे अल्तवा हैं। तो अब तक कितने अफसरान या अहलकार को मुअत्तल किया गया है या बरतरफ किए गए हैं, और क्या ये महज कुर्बानी के बकरे हैं या वाकई में वो जिम्मेदार थे इसके? जी अगर बात की जाए मुअत्तली की तो गाय बगाए जो है वो जो डायरेक्टर मार्केटिंग है उन समेत 3 जो मुलाजमीन है उनको मुअत्तल किया गया है। अच्छा। लेकिन अब जो मामला एंटी करप्शन में चल रहा है उसमें अभी तक एंटी करप्शन की जानब से कोई जो है गिरफ्तारी अमल में नहीं लाई गई। एंटी करप्शन हुकाम से जब हमारी बात हुई तो उनका कहना था कि हमने तमाम तर रिकॉर्ड जो है वो अपनी तहवील में ले लिया है, रिकॉर्ड की जाँच पड़ताल की जा रही है। अगर उसमें बेज़ाब्तियाँ साबित हो गई तो उसके बाद FIR जो है वो दर्ज की जाएगी। FIR के इंदराज के बाद जो है वो जो जिम्मेदार है उनकी गिरफ्तारियां जो है वो भी हो सकती हैं। अब एंटी करप्शन की जो इंक्वायरी है जब मंतकी अंजाम तक पहुंचेगी तो उसके बाद ये जो है वो रिकवरी का अमल शुरू होगा। अब जो महकमाना इंक्वायरी हुई थी उसमें तो मजमूई तौर पर 30 करोड़ की करप्शन की जिम्मेदारी जो है वो डाली गई है अफसरान पर। अब एंटी करप्शन जब इंक्वायरी करेगी तो पता चलेगा कि एग्जैक्ट कितनी करप्शन जो है वो की गई है। अब वो जब रिकवरी होगी तो समझा जाएगा कि भाई उठाए गए। और जो DGPHA हैं खुद भी उन इंक्वायरियों की जद में आ रहे हैं या उन्हें मुकम्मल तौर पर इस्तिस्ना हासिल है इस मामले में? जी जब तर्जमान PHA से हमारी बात हुई तो तर्जमान PHA ने जो मौक़िफ़ दिया उनका यही कहना था कि DGPHA जो मौजूदा हैं इनकी कागज़ों से ही करप्शन के ये जो मामलात हैं ये सामने आ रहे हैं। महकमाना इंक्वायरियां उनके दौर में ही शुरू की गई हैं, जिसके बाद एंटी करप्शन जो को भी जो है वो इन्वॉल्व किया गया है। DGPHA की हदायत पर जो है वो अफसरान के खिलाफ एंटी करप्शन में इंक्वायरियां जारी हैं। उनका यही कहना था कि मौजूदा DGPHA जो है वो इदारे में शफाफियत लाने के लिए इकदाम उठा रहे हैं, जिस पर वो बिला तफरीक जो है वो जो करप्ट प्रैक्टिस में मुलव्वस मुलाजमीन है अफसरान है उनके खिलाफ महकमाना शफाफियत लाने के दावे किए जा रहे हैं, क्या ऑन ग्राउंड्स ये रियलिटीज हमें दिख रही हैं या क्या शफाफियत होती नजर आ रही है?
जी, गुज़श्ता कुछ दिनों से हम भी देख रहे हैं कि इदारे में शफाफियत लाने के जो दावे किए जा रहे हैं वो किसी हद तक दुरुस्त भी नज़र आ रहे हैं। जब आप किसी अफसर को मुअत्तल करते हैं, किसी मुलाजम को नौकरी से निकालते हैं या उसे मुअत्तल करते हैं, उससे यही जाहिर होता है कि जो भी हेड है वो संजीदा है तमाम तर शफाफियत लाने के लिए। जब इदारे में एहतसाब का अमल शुरू हो जाता है तो उसके बाद जो दीगर तहकीकाती इदारे हैं उनकी भी तहकीकात तेज हो जाती हैं। चलें, ये तो बहुत अच्छी बात है कि इदारे के अंदर एहतसाब का अमल हो चुका है और हम ये दुआ करते हैं कि आने वाले दिनों में हमें शफाफियत होती दिखाई दे। नाज़रीन, वापस आएंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। वो कहते हैं ना, माले मुफ्त दिले बेरहम। तो पेशावर में सेहत की एमरजेंसी की बदतरीन सूरत हाल है। 6 साल कबल दहशतगर्दी और दीगर वाक़यात में मरने वाले अफराद के लिए सर्द खाना कायम किया गया था और प्राइवेट कंपनी ने सर्द खाने के लिए जदीद मशीनरी भी फराहम की, लेकिन मुतल्लिका स्टाफ ना होने के बायस सर्द खाना फ़ाइलों तक ही महदूद है, जबकि हुकूमती अदम दिलचस्पी के बायस निहायत अहम मंसूबे से ताहाल कोई भी फ़ायदा नहीं उठाया जा सका। मज़ीद सर्द खाने की सूरत के बारे में बताने के लिए हमें ज्वाइन किया है नुमाइंदा पेशावर वाजिद शहजाद ने। वाजिद, सबसे पहले सबसे अहम सवाल का तो जवाब मुझे देना कि 6 साल गुजरने के बावजूद सर्द खाने को फ़ाल क्यों नहीं किया जा सका है? शुक्रिया फरजाना। देखें, खैबर पख्तूनख्वा में जो सेहत के दावे हैं वो तो दावों तक ही महदूद हैं। हम बात करेंगे आज सर्द खानों की, तो पेशावर में 3 ऐसे बड़े हस्पताल हैं जिसको LRH लेडी रीडिंग अस्पताल कहा जाता है। इसके साथ साथ जो खैबर टीचिंग अस्पताल है वो भी है, इसके साथ जो HMC है, हयाताबाद मेडिकल कम्प्लेक्स है। इन तीनों अस्पतालों में जो सर्द खाने हैं, KTH की हमारी तर्जुमान से बात हुई तो वहाँ पर तो सर्द खाना मौजूद ही नहीं, लेकिन जो LRH में सर्द खाना है वो गैर फ़ाल हो चुका है। आपको ये भी पता होगा कि सुबह खैबर पख्तूनख्वा दहशतगर्दी की जद में रहा है, तो उस वक्त जो बम धमाके होते थे तो उसके बाद जो थी ये लाशें वगैरह जो थी वो सर्द खाने तक मुंतकिल की जाती थी। लेकिन अब जो है ये 6 साल गुजर चुके हैं। ये LRH का जो सर्द खाना है यहाँ पर चूँकि जितना भी फ़्लो होता है, जितनी भी बीमारियां होती हैं, जितना सब कुछ होता है वो सिर्फ LRH तक ही महदूद होता है। जितने मरीज़ आते हैं LRH लाए जाते हैं, जितनी डेड बॉडीज़ होती हैं वो LRH जो है वो मुंतकिल की जाती हैं। लेकिन 6 साल गुजर गए हैं। एक मारूफ कंपनी ने इस सर्द खाने के लिए एक जो मशीनरी थी वो इनको दी हुई थी, लेकिन वो गैर फ़ाल होने की वजह से जंग आलूद भी हो चुकी थी। अगर उसमें काम नहीं हुआ तो उस वजह से जो है वो कंपनी ने जो उसका ठेका उसको दिया हुआ था LRH की जानिब से वो गैर फ़ाल है और सर्द खाना जो है वो सिर्फ फाइलों की नज़र हो चुका है। अब ये सर्द खाने के हवाले से बताऊं कि गंगा उल्टी क्यों बह रही है? हमने देखा है बहुत से शोबों के अंदर कि स्टाफ की हायरिंग हो जाती है, उन्हें मशीनरी या इक्विपमेंट्स मुहैया नहीं किए जाते हैं। यहाँ पर तो मशीनरी मुहैया कर दी गई थी, तो स्टाफ की तकर्री में इतनी ताख़ीर क्यों हुई फिर? देखें जी, जब से बोर्ड ऑफ गवर्नर शुरू हुआ है BOG, उसके बाद जो है इन अस्पतालों की हालत जो है वो गैर फ़ाल हो चुकी है। यहाँ पर जो है जो स्टाफ होता है उसके लिए वैकेंसीज जो हैं वो अनाउंस करना उनके लिए मुश्किल हो जाता है। जो इनका HR डिपार्टमेंट होता है वो इसको नज़र नहीं रखता कि यहाँ पर एक सर्द खाना मौजूद है, तो लाजमी बात है कि उसको चलाने के लिए वहाँ पर एक स्टाफ होना लाजमी है। बिल्कुल हमने वहाँ पर विज़िट भी किया, लेकिन वहाँ पर ऐसा कुछ स्टाफ हमने नहीं देखा, ऐसी कोई वो नहीं देखी कि वहाँ पर कोई उसकी देखभाल करता हो। हालांकि वहाँ पर मौजूद जो स्टाफ था वो दूसरे डिपार्टमेंट से इस तरफ हमें लाकर उन्होंने इस जो सर्द खाना है उसका विज़िट करवाया, लेकिन वहाँ पे हमने उनसे ये भी पूछा कि यहाँ पे कोई स्टाफ, वो कह रहे हैं यहाँ पर 6 साल से कोई ऐसा स्टाफ है नहीं है कि जो इसकी देखभाल कर सके। तो एक चीज़ की अगर देखभाल होती नहीं है तो तकरीबन हर ही अस्पताल की एक बेसिक नेसेसिटी है, वहाँ पे होना चाहिए। लाशें, मैयतें वहाँ पर रखी जाती हैं, तो फिर लेडी रीडिंग अस्पताल जैसे बड़े इदारे में सर्द खाना सिर्फ फाइलों तक महदूद क्यों रह गया है? बिल्कुल जी, मैं इसी बात पे आ रहा हूँ कि सर्द खाने का मकसद ही यही होता है। अब मैं ये बता दूँ कि इस सर्द खाना जो गैर फ़ाल है उससे आवाम को तो मुश्किलात होती हैं, इसके साथ साथ इदारों को भी काफ़ी मुश्किलात पेश आती हैं। चूँकि अगर ऐसा कोई मुकाबला होता है दहशतगर्द के हवाले से, अगर दहशतगर्द मारा जाता है, पुलिस उसको मारती है,
तो उस दहशतगर्द की जो डेड बॉडीज़ होती है उसको सर्द खाने मुंतकिल की जाती है। उसमें से जो उनके अहम चीज़ें होती हैं, उनकी मालूमात लेनी होती है कि कौन है, ये कहाँ से आया है, किस तरीके से उसको जो है वो इस तहज़ीबकारी का निशाना बनाया गया है। लेकिन वो सर्द खाना ना होने की वजह से ये डेड बॉडी जो है वो गल सड़ने तक पहुंच जाती है। चूँकि वो मसख हो चुकी होती है, डेड बॉडीज़ ज़्यादा उसको नुकसान पहुंचा होता है, तो लाजमी बात है कि गल सड़ने के बाद इसको दफनाया जाता है। तो जो अहम मालूमात होती है सिक्योरिटी इदारों को, वो भी इसी वजह से रह जाती है कि सर्द खाना यहाँ पर मौजूद नहीं है, गैर फ़ाल है, तो जो मालूमात होती है वो रह जाती है, सिक्योरिटी इदारों को मुश्किलात होती है। इसके अलावा और भी बहुत सारी मुश्किलात होती हैं सर्द खाने की वजह से। वहाँ पर जो लोग होते हैं अपने लवाइकीन, ये भी बताऊं कि जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, यहाँ पर उनके अजीज़ व अकारिब कोई फ़ौत हो जाता है, वालदा वग़ैरह या बहन वग़ैरह या भाई वग़ैरह, तो जो बाहर बंदा बैठा हुआ है बाहर के मुमालिक में, उसको आने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो लाजिम बात है कि उसकी डेड बॉडी को अगर सर्द खाने मुंतकिल ना किया गया तो डेड बॉडी जो है गल सड़ने के भी उसके चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो उनको भी दफनाया जाता है जल्द ही कि जो डेड बॉडी है वो गल सड़े नहीं। तो जो बाहर बैठा होता है वो अपने अजीज़ व अकारिब के साथ जो है वो मिल नहीं पाता, उसको देख नहीं पाता, उसका दीदार नहीं करना होता उसका, तो वो भी उनको भी मुश्किलात हैं। इस तरह जो है वो मुकम्मल नहीं किया जा रहा, इसको क्या कहें? क्या ये सरकारी गफलत है या फिर इसके अंदर भी करप्शन का कोई अंसर शामिल है जिसकी वजह से इसे मुकम्मल नहीं किया जा रहा? देखिए जी, जैसे मैंने पहले बताया कि बोर्ड ऑफ गवर्नर जो है वो शुरू हुआ, तीनों अस्पतालों के ऊपर जो बोर्ड ऑफ गवर्नर है वो काम तो कर नहीं पा रहे। वहाँ पर जो है प्राइवेटाइज की जो सिस्टम है वो शुरू हो चुका है। हर किसी को अपना अपना ठेका दिया हुआ है। ठीक है, तो ठेके के मुताबिक वो आपने जैसे कहा कि करप्शन तो हो भी सकता है कि इन ठेकों में लाजमी बात है कि जो ठेकेदार होता है वो लाजमी बात है कि वो अपने पैसे जो है वो बटोरेगा और उसके बाद ही आगे आवाम का सोचेगा। तो सर्द खाने की भी यही है कि अभी मेरी KTH के जो तर्जुमान हैं उनसे भी बात हुई तो उनकी जानिब से मुझे मौक़िफ़ दिया गया कि जो खैबर टीचिंग हस्पताल है वहाँ पर तो ये सर्द खाना मौजूद ही नहीं है। अच्छा। LRH में मौजूद है, वो गैर फ़ाल है। खैबर टीचिंग हस्पताल में सर्द खाने का कोई कंसेप्ट ही नहीं है, चूँकि वो भी सूबे का सबसे बड़ा अस्पताल है। एक बहुत ही अहम सवाल यहाँ पर खड़ा हो जाता है कि अगर सर्द खाने फाल ही नहीं थे तो गुज़िश्ता बरसों में लाशों को कैसे संभाला जाता था? फिर बिल्कुल 2013 में जो खैबर पख्तूनख्वा है वो दहशतगर्दी की जद में था। आए रोज़ जो थे वो धमाके हम सुनते थे, देखते भी थे कि जो डेड बॉडीज़ होती थी उनको वहाँ पर मुंतकिल किया जाता था अस्पतालों में। तो यही वहाँ पर भी उस टाइम से भी ये सर्द खाने ना होने की वजह से उन डेड बॉडीज़ को जल्द ही जो है वो उसकी तदफीन की जाती थी, उनको दफनाया जाता था। इसी वजह से कि खैबर पख्तूनख्वा में जो सर्द खाने हैं वो मौजूद नहीं है। अस्पतालें बड़ी हैं, हर वहाँ पर इलाज किया जाता है, लेकिन वाहिद ये चीज़ जो है सर्द खाना वो इन अस्पतालों में मौजूद नहीं है। हयाताबाद मेडिकल कम्प्लेक्स है, वहाँ पर भी इस सर्द खाने की जो बिल्डिंग है वो बनाई तो गई है, लेकिन वहाँ पे इस तरह से फ़ाल जो सर्द खाना है वो मौजूद नहीं है। KTH में जैसे मैंने पहले बताया कि वो भी नहीं है। अब मेरी कल जो मुशीर सेहत है एहतशाम खान, उनसे भी इसी हवाले से मौक़िफ़ लिया गया। पहले तो उनको इस सर्द खाने के हवाले से उसको पता ही नहीं था कि आया ये हमारे सूबे में भी अस्पतालों में भी मौजूद है। तो उनकी जानिब मैंने उनको निशानदही की कि जी बिल्कुल एक LRH में है जिसमें जो मशीनरी है वो गैर फ़ाल है, उसके अलावा KTH में जो है आपका सर्द खाना मौजूद नहीं है। तो उनकी जानिब से यही मौक़िफ़ दिया गया कि जल्द ही आपने हमें निशानदही की तो हम जो है अब इस पर काम करेंगे। तो आज सुबह ही खैबर जो लेडी रीडिंग अस्पताल है वहाँ पर जो है सफाई सुथराई का भी काम किया गया। बाकायदा तौर पर वहाँ पर जो चीज़ें थी उसको बाकायदा तरतीब दी गई, वहाँ पर स्टाफ को जो है बिठाया गया है कि यही लगे कि ये जो है फ़ाल है। लेकिन हमने यही देखा 2-3 दिन पहले जो वहाँ की सूरत हाल थी वो गंभीर थी, ना वहाँ पर कोई इस तरह से मशीनरी थी, ना कोई वहाँ पर स्टाफ था। अब भी हम जब निकले हैं वहाँ से LRH से तो वहाँ पर कोई इस तरह से स्टाफ मौजूद नहीं था। तो टेम्परेरी तौर पर बड़ा अहम सवाल यहाँ पर ये उठता है, क्या हुकूमत को मालूम था कि पूरे ही पेशावर में लाशों के लिए कोई फ़ाल सर्द खाना मौजूद नहीं है? नहीं फरजाना, अब इस प्रोग्राम के बाद जो है हुकूमत की दौड़ें लगेंगी।
चूँकि मैं काफ़ी दिनों से जो है इस सर्द खाने पर सर्च भी कर रहा हूँ। जैसे मैंने बताया कि मैंने एक दिन पहले मुशीर सेहत से इस हवाले से मौक़िफ़ लिया, तो उनको ख़ुद भी नहीं पता था कि उनकी जानिब से मुझे ऑफ़ कैमरा ये कहा गया कि आया ये सर्द खाने हमारे खैबर पख्तूनख्वा में भी मौजूद हैं। तो मैंने उनको बताया बिल्कुल जी, ये LRH में एक सर्द खाना है, इस तरह HMC में भी है और वो मौजूद हैं। तो उनकी जानिब से यही मौक़िफ़ दिया गया कि आपकी निशानदेही के बाद ही सबसे बड़ा अलमिया है वाजिद यहाँ पर कि हमें ये पता चल रहा है कि हुकूमत जो है, हुकाम बाला जो हैं, वो इस बात से बिल्कुल बाखबर नहीं है कि पूरे पेशावर के अंदर सर्द खाने ही मौजूद नहीं हैं, जो कि एक बेसिक नेसेसिटी है जो कि होनी चाहिए। आपकी नाज़रीन हुकूमत की इस नाअहली पर क्या राय है, हमें ज़रूर बताइएगा। आज के प्रोग्राम से बस इतना ही। ढेर सारी दुआओं में याद रखिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।